एक टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल लॉ सिलेबस में है, जैसे यूपीएससी के सिलेबस में है, तो यूपीएससी के सिलेबस में वो इंटरनेशनल लॉ के नाम से आता है। लेकिन जीएस के पोर्शन में जहाँ कहीं भी है, जैसे यूपीएससी का लॉ का सिलेबस है तो फिर इंटरनेशनल लॉ है। और जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ सिलेबस नहीं है, वहाँ यूपीएससी में भी इंटरनेशनल रिलेशन पूछता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन और जुडिशरी में भी इंटरनेशनल रिलेशन पूछता है। उत्तर प्रदेश का अगर आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, जो टॉपिक अलग से वो पूछता है। इंटरनेशनल रिलेशंस डिफाइंड करने हो अगर हमको, तो हम कैसे डिफाइंड करें? देखिए, एक बात तो पक्की है कि कुछ राइटर कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द लॉ। वो कहते हैं इट्स ए पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन कहता है कि दिस इज पॉजिटिव मोरालिटी। हॉलैंड कहता है वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन कुछ राइटर कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज लॉ। इंटरनेशनल लॉ is law because all the countries are accepting as a law. That is why it's an international law. अब all the countries are accepting it as a international law. What is the theme behind it? भाई क्यों ऐसा कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है? वो इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं लॉ है। कभी किसी ने कहना शुरू किया कि ये आम का पेड़ है, तो आम कहने लगे लोग। उसी आम को कहीं कुछ और कैरी कहते हैं, तो वो कैरी कहते हैं उसको। अलग अलग नामों से कोई एक चीज का नाम एक जगह एक हो, दूसरी जगह दूसरा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई सभी ने चूंकि एक्सेप्ट किया है, सब उसको मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है, इसलिए लॉ है। लेकिन अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशन का ही हिस्सा है, नथिंग एल्स। इंटरनेशनल लॉ जो है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशन है। सच तो ये है। कैसे है वो इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन वो ऐसे है क्योंकि इसमें कोई स्टेट की सैंक्शनिविटी नहीं है, सैंक्शन नहीं है इसमें। अगर आप लॉ की बात करते हैं किसी भी मामले में, अगर आप कहते हैं दिस इज लॉ, लॉ का मतलब तो यह होता है कि उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक इन्फोर्समेंट मशीनरी होनी चाहिए। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक इन्फोर्समेंट के लिए मशीनरी होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो आप अगर इंटरनेशनल लॉ को लॉ ना कह के इंटरनेशनल रिलेशंस कहें तो वो ज्यादा बेटर वर्ड है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल लॉ उसमें नहीं है, क्योंकि लॉ के लिए चाहिए कि एक सैंक्शन होनी चाहिए। आप कंपेयर करके देख लीजिए म्युनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ से। म्युनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ से जब आप कंपेयर करेंगे तो म्युनिसिपल लॉ के पास क्या है? म्युनिसिपल लॉ के पास एक सैंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को इन्फोर्स करवाने के लिए एक मशीनरी है, फोर्स, पावर है। आप नहीं मानते लॉ को, पकड़ के जेल में बंद कर देगा। आप लॉ को ना मानिए तो वो जेल में बंद कर देगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। इराक वॉर में अमेरिका ने दुनिया भर की नहीं मानी। अमेरिका ने दुनिया भर की नहीं मानी और उसने इराक में बम डाल दिए और इराक से युद्ध कर लिया। विश्व का ध्रुवीकरण होता दिखाई पड़ा। उस समय खतरा पैदा हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं विश्व युद्ध हो जाए।
फ्रांस ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे, यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे, रशिया ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था। क्या है इंटरनेशनल लॉ में? इंटरनेशनल लॉ की पॉलिसी है कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, दिस इज द बेसिक पॉलिसी, एंड टू मेक द कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है? इंटरनेशनल लॉ सिर्फ इसलिए हैं कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको दूर किया जा सके और उनके सौहार्दपूर्वक संबंध बनाए जा सके, और सौहार्दपूर्वक संबंधों के साथ एक कंडीशन है कि नॉन इंटरवेंशन है, कोई कंट्री दूसरे की सॉवरेनिटी में, उसके इंटरनल मामलों में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल मामलों में किसी सॉवरेन कंट्री में इंटरवेंशन नहीं कर सकता, का मतलब क्या है? सिर्फ संबंध है और कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि उनके बीच में कॉमिटी रहे, कोऑपरेशन रहे, नॉन कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी हो, सबके कन्फ्लिक्ट दूर हो जाएं, उनके बीच में सौहार्दपूर्वक संबंध बन जाएं, सामाजिक स्तर पर संबंध बन जाएं। ये सारे काम करने के लिए आपने इंटरनेशनल लॉ बनाया। इसका मतलब सीधा बनता है कि दीज रूल्स आर फॉर्म्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अमंग द स्टेट्स। नहीं, स्टेटों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे से बहाल हो जाएं। और इंटरनेशनल लॉ बनाने की आवश्यकता क्या है? खासतौर से अगर हम कहें कि इंटरनेशनल लॉ है क्या, उसके बेसिक सोर्स क्या हैं इंटरनेशनल लॉ के, तो आप बेसिक या इंटरनेशनल रिलेशंस पर कैसे लॉ बनता है उसके बेसिक्स क्या हैं? उसके बेसिक जो हैं वो कहता है लॉ एक्सेप्टेड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस। जो सभ्य राष्ट्र हैं ना, उन राष्ट्रों ने उसको एक्सेप्ट किया है, सभ्य राष्ट्रों ने नहीं। और सभ्य राष्ट्रों ने जो एक्सेप्ट किया है ना, वही तो इंटरनेशनल लॉ है। दूसरा, सब राष्ट्रों की इन एक्सेप्टेंस के बावजूद हम कहते हैं कि कस्टम उनके बीच में जो चला आ रहा है, मतलब उनके सौहार्दपूर्वक संबंध पहले समय से चले आ रहे हैं। कैसे चले आ रहे हैं? वो जैसे चले आ रहे हैं वो कस्टम है। सो कस्टम इज ऑल्सो द सोर्स इंटरनेशनल लॉ का। सबके पीछे उद्देश्य क्या? इंटरनेशनल रिलेशंस, कि उनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बहाल हों, कैसे उनके बीच में सौहार्दपूर्वक संबंध बहाल हों, उसका ऑब्जेक्ट ये है। अब अपने पास इन दो के अलावा क्या कहता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डिसीजन लिए हों, उन्होंने जो रूल्स बनाए हों, वो अपने पास एक सोर्स है नहीं। इसके अलावा उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट्स किए हों, ट्रीटीज करी हो, वो ट्रीटीज कन्वेंशंस में भी हो सकती है और वो ट्रीटीज इंडिविजुअल भी हो सकती है। कन्वेंशन में कैसे ट्रीटी होगी? कई एक मिलकर उन्होंने एक कन्वेंशन कर दिया और उस कन्वेंशन में सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो एक लॉ का सोर्स बन गया कि भाई ये ऐसे चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ना होकर रिलेशंस हैं, इसके लिए आवश्यक है यह जानना कि उसके ऊपर सैंक्शन कितनी है। क्योटो एग्रीमेंट हुआ, क्योटो एग्रीमेंट से अमेरिका पीछे हट गया। उसने कहा नहीं भाई, हमारे हित इसमें संदेह नहीं, जबकि वो कन्वेंशन था और कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन था और सारे कंट्रियों ने उस पर अपनी कंसेंट दी थी क्योटो में। लेकिन अमेरिका ने कहा मेरे हित इसमें सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। क्या कर लिया हमने? सीटीबीटी बनी, सीपीडी बनी। भारत ने कहा कि कुछ साइन करने वाली चीजें हैं वो हम कर देते हैं, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे। क्यों? हमने कहा अगर आप
परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं तो पहले यह काम कर लो कि संसार में कोई भी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा नहीं हम 5 रखेंगे, तो हमने कहा कि संसार में यह निर्धारित करो, हम पक्ष में हैं कि परमाणु रहित संसार होना चाहिए। परमाणु रहित मतलब परमाणु ऊर्जा रहित संसार रहना चाहिए, किसी के पास भी बम नहीं रहना चाहिए। हम राजी हैं। उन्होंने कहा नहीं हम रखेंगे, तो हमने कहा तो हम मानेंगे नहीं। हम चाहते हैं तुम भी न रखो और हम भी न रखें। ये किसी के पास भी रहना नहीं चाहिए, कोई नहीं रखेगा। हमने नहीं साइन किए। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने WTO के प्रस्ताव को मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे हित इसमें सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं रखते। हमारे हित जिसमें सुरक्षित है वो करेंगे। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो किसान है वो इन मामलों से उसको प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए हम इसको नहीं मानते, हम नहीं साइन करेंगे। हमारे किसान के फेवर की बात लाइए तो हम मानेंगे। हमें इंटरनेशनल मंच पर वाह वाह नहीं करवानी कि साहब बहुत अच्छे आदमी नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने साइन करवा दिए। हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए तो हमारे यहां 100 करोड़ किसान पहले है और उसके बाद बाकी संसार है। अब जब कन्वेंशन आपने पास कर दिए, यूएनओ में कन्वेंशन पास कर रहे हो, यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, यूएनओ में रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द करप्शन, यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट द करप्शन, और हमने कहा उसमें कि पूरे संसार में किसी भी कंट्री में किसी दूसरे कंट्री के नागरिक का पैसा जमा होगा तो वो कंट्री इंफॉर्मेशन ले सकता है। करप्शन ऐसे रोका जा सकता है, क्योंकि करप्शन का मतलब पैसा कहीं ना कहीं रखेगा जाके, कहीं ना कहीं मुद्रा रखेगा जाके, और जहां कहीं भी वो मुद्रा या मनी रखेगा वो अगर बता दे कि मेरे पास रखा है तो करप्शन का साधन कम होगा। करप्शन से लोगों का मोह भंग होगा कि भाई करप्शन नहीं करना, रखेंगे का करप्शन करके। ये यूएनओ में कन्वेंशन पास हो गया। उस कन्वेंशन पर सभी राष्ट्रों ने सिग्नेचर करने थे घर में लाकर। किसी की पार्लियामेंट ने पास किया, किसी की नहीं पास किया। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत सरकार ने उसको पार्लियामेंट में रखा ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे यहां करप्शन खत्म हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे, करप्शन रहित भारत ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे बेसिक उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। हम तो लूटने आए। अच्छा, चूंकि वहां पर हम उस कन्वेंशन का हिस्सा थे, इसलिए हमने यहां क्या कहा, उसका एक क्लॉज भी है। रेजोल्यूशन जो करप्शन का है उसका एक क्लॉज है। उस क्लॉज में उसने ये कह दिया कि कोई भी कंट्री के अगर अपने बायलेटरल रिलेशन किसी दूसरे कंट्री के साथ हैं तो वो उस बायलेटरल रिलेशन से गवर्न होगा, ना कि इस रेजोल्यूशन से। भारत सरकार स्मार्टेस्ट करप्शन कंट्री, गवर्नमेंट सबसे स्मार्ट करप्शन करने वाली सरकार। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, हम रेजोल्यूशन पास भी करेंगे और हम इंफॉर्मेशन भी नहीं लेंगे। रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखा जाए उससे पहले वो स्विस गवर्नमेंट और जितनी जहां जहां ये करेंसी का व्यापार चलता है वहां सरकारों से उन्होंने पहले से एग्रीमेंट कर लिया, और पहले से एग्रीमेंट करने के बाद अपने आप अब बोले अब हम पार्लियामेंट में रख देंगे बिल को, क्योंकि बायलेटरल रिलेशन जहां कहीं भी है वहां पर वो लागू नहीं होता। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार बैठी। इस सरकार ने कहा भाई, उन्होंने बड़े मंचों पर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई कोऑपरेशन के लिए एक दूसरे कंट्री को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि कहां से पैसा कहां आ रहा है और किस कंट्री का पैसा कहां है। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही सॉल्व हो सकता है। स्विस एम्बेसडर ने कहा, भारत में घोषणा करी कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा आज के बाद कोई भी पैसा अगर हमारे अकाउंट में जमा करता है तो हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन आज से पहले की इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। क्या मतलब? इसका मतलब साफ हो गया कि इससे पहले बहुत सारे घोटाले हो चुके हैं जिनका पैसा हमारे पास है,
और नहीं भी है तो हमने ट्रांसफर किया, ये किया, वो किया, और हम वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। किस बिना पर कह पाए? क्योंकि भारत सरकार ने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी जी ने एग्रीमेंट कर लिया सरकार के साथ वहां की, और उस एग्रीमेंट की वजह से भारत उनसे लीगली नहीं कह सकता कि आप हमको इंफॉर्मेशन दें। केवल और केवल भारत सरकार इंटरनेशनल मंचों पर रिक्वेस्ट कर सकती कि भाई इंफॉर्मेशन दे दो ताकि हम अपने लोगों को पकड़ लें। ये सब क्या है? यू कैन से दिस इज द लॉ। क्या ये कानून है? नो, दिस इज नॉट द लॉ एट ऑल। दीज ऑल आर द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सब के सब अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो अंतरराष्ट्रीय संबंध, आपने इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस के पीछे सैंक्शन नहीं है। म्युनिसिपल लॉ में सैंक्शन है, म्युनिसिपल लॉ में अमेंडमेंट का प्रोसेस है, इंटरनेशनल लॉ में अमेंडमेंट का बड़ा टिपिकल प्रोसेस है, वो सब कुछ है। इन सब में जो सोर्सेज आपके पास है, सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स क्या? ट्रीटी। सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स जो इंटरनेशनल लॉ का है वो है ट्रीटीज, कि हमने कन्वेंशंस के माध्यम से, ट्रीटियों के माध्यम से नए संबंध स्थापित किए, और वो संबंध स्थापित करने के बाद हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचे, और आज की तारीख में हम उसको बाइंडिंग मानते हैं। एक राइटर हुआ है एंजिलोटी। एंजिलोटी की एक थ्योरी है, पैक्टा संट सर्वेंडा। पैक्टा संट सर्वेंडा। पैक्टा संट सर्वेंडा में वो कहता है, वॉट एवर द पैक्ट हैज बीन डन बाय टू नेशंस, दे आर बाइंडेड बाय दिस पैक्ट। जो दो राष्ट्रों ने आपस में पैक्ट कर लिए हैं, वो राष्ट्र उस पैक्ट से, उस ट्रीटी से बंधे हुए हैं, और उनको वो फॉलो करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पैक्ट किया है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स कौन सा निकला? ट्रीटी या कन्वेंशन। ट्रीटियां हमारी दो तरह से होती हैं, एक सामूहिक और एक इंडिविजुअल। सामूहिक ट्रीटियां जहां कहीं भी होती है वहां कन्वेंशंस पास होते हैं, उन कन्वेंशंस का जो भी हिस्सा रहता है वो सामूहिक ट्रीटी का हिस्सा होता है। और दूसरा है बायलैटरल रिलेशन हम बनाएं। बायलैटरल रिलेशन जो स्थापित किए ना आपने कहीं भी और किसी भी कंट्री के बीच में, वो आपका बेसिक सोर्स बनता है। अच्छा, इसके पीछे नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है। नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन द सोवरेनिटी ऑफ एनी अदर कंट्री। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सॉवरेनिटी पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसकी संप्रभुता में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर कोई भी राष्ट्र किसी की संप्रभुता में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो कोई लॉ कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है? इसका मतलब यह हो गया कि ये केवल रिलेशन बहाल करके, केवल संबंध बहाल करके आप उसका कोई निस्तारण कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर कोई विधि बनाकर आप बहुत अच्छा सलूशन नहीं निकाल सकते। कोई विधि बनाकर बहुत अच्छा सलूशन, मैंने उसके लिए आपसे कहा कि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी होने के बावजूद अब यूएसए ने कहा कि लादेन यहां है अफगानिस्तान, तो फोर्ट डाला अफगानिस्तान, वहां नहीं मिला तो उन्होंने कहा लादेन इराक में है, फोर्ट डाला पूरा इराक, वहां नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा लादेन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। ये सब क्या? ये अगर लॉ है कहीं पर तो उस लॉ से सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। आज की तारीख में मुझे कोई मार के जाता है तो मुकदमा फाइल करते हैं, मुकदमा फाइल करके एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से उसको सजा दिलवाते हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कानून है, क्योंकि वो कानून है।
लेकिन इंटरनेशनल लॉ इसलिए लॉ है कि जब तक हम मान रहे हैं तब तक लॉ है, जिस दिन हमने मानना बंद कर दिया उस दिन वो कुछ नहीं है। लीग ऑफ नेशंस भी बना था पहले वर्ल्ड वार के बाद। यह हुआ कि भाई वर्ल्ड वार हो गया है और वर्ल्ड वार को रोकने के लिए काम करो, कोऑपरेशन कर लो और बैठ लेते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको आपने लीग ऑफ नेशंस कहा। लीग ऑफ नेशंस का एक चार्टर बना, चार्टर में कुछ रूल्स बने। उन रूल से हमने कहा कि सारे हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बट व्हाट, कोई परिणाम निकला उसका? कोई परिणाम नहीं निकला। पहला विश्व युद्ध होने के बावजूद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और नहीं रोक पाया लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस ने जो चार्टर बनाया, जो लॉ बनाया, वो भी नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि लॉ होता तो सैंक्शन होता। क्या था? संबंध था। आज अच्छे हैं कल खराब। कोई शादी करके लाता है, 7 फेरे और दुनिया भर की कसमें खाता है और 2-3 दिन बाद मोह भंग हो जाता है। कहता है ऐसी तैसी नहीं मानते, किताब नहीं मानते कुछ भी। तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाते। क्या है? विधि होने के बावजूद, विधि होने के बावजूद सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का ऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो कहता है कि इनके साथ रहना है, लेकिन पत्नी कहती नहीं रहना। अब जैसे कहती तुम बताओ अब कैसे रहना, क्या करे? ऑर्डर करते 2 सिपाहियों को पकड़ के ले जाओ, इनकी स्वागत बनवाओ। ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी सैंक्शन लगा नहीं सकता, लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए सेक्शन 9 के ऑर्डर की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। हां, उसके परिणाम स्वरूप दूसरे केसेस चलते हैं, डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन आपने देखा कि वो बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई है, उसको वापस लाना, उसको ला नहीं सकता कोर्ट। उसको कोर्ट ला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं ला सकता। इन्फोर्स करने का कोई उसका तरीका नहीं है। इन्फोर्स करने का अगर कोई तरीका होता तो शायद कोर्ट हमारा उस पर कुछ काम कर देता, लेकिन इन्फोर्स करने का कोई तरीका हमारे पास था नहीं, इसलिए हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। और जहां इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते वहां उस लॉ का ऑर्डर कौन इंप्लीमेंट करे? देखिए, जितने भी आप सैंक्शंस लगाएंगे वो सैंक्शंस केवल रिलेशंस पर ही है, केवल रिलेशंस पर है। किसी को आप एक बात मेरे को बता दो कि हम रेड लाइट से निकलते हैं और रेड लाइट पर अगर ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा तो हम क्या करते हैं? हिंदुस्तान का प्रोफेशन बन गया, ट्रैफिक वाला खड़ा तो ही मानेंगे, लाइट तो नहीं माननी। क्यों? क्योंकि सैंक्शन हमको दिखाई नहीं दे रही। सैंक्शन जहां हमको दिखाई देती है ना, वहां तो हम उसको मानते हैं। जहां सैंक्शन हमको दिखाई नहीं देती वहां पर हम उसको मानते ही नहीं है। अब आप बता दो कि सेक्शन 9 का जो ऑर्डर है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसका हमको पूरा हिसाब किताब मालूम है कि बाद में क्या होने वाला है। हमारे वकील साहब भी कहते थे तुम ना मानो, कर दिया तो क्या हुआ? कौन सा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा? कोर्ट ऑर्डर कर सकता है ना पुलिस को कि जाओ इसको गिरफ्तार करो, उसके घर छोड़ के आओ। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का मतलब क्या? सैंक्शन के लिए कोई आपके पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए उसके ऑर्डर की बहुत ज्यादा वैल्यू लोग नहीं देते। और जहां ट्रैफिक वाले खड़े हों डायरी लिए, चालान हो जाएगा, वहां कोई बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती। वहां लाल बत्ती भी ना हो तो भी उसकी शक्ल देखते, जब वो कहता निकलो ना तब निकलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो निकले तो ऐसा अभी बना दे। तो इंटरनेशनल जो
लॉ है पूरा का पूरा, आप उसमें यूएनओ बना दीजिए, यूएनओ के बाद भी यूएनओ बना दीजिए, जो भी आपको बनानी है, और मर्जी वो कर लो, नहीं माननी तो नहीं माननी। रशिया ने हमला कर दिया, कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया, अमेरिका चिल्लाता रहा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कौन सा? रशिया ने अपना कोई हिस्सा अपने में मिलाया है किसी कंट्री का? क्रीमिया में इशू, पूरा संसार चिल्लाता रहा क्रीमिया गलत, क्रीमिया ये, क्रीमिया वो। रशिया ने कहा वो मेरा हिस्सा है, अब कोई गलत नहीं है। अमेरिका ने कहा गलत है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते, उन्हें सब भुगतने को तैयार हैं। और बताओ कहां का लॉ, कहां का इंटरवेंशन, कहां की पॉलिसी? पाकिस्तान हमारे घर में घुस आया 1947 में, और हमारी बहुत बड़ी टेरिटरी उसने कब्जा कर ली। हमने फोर्स का इस्तेमाल ना करके इंटरनेशनल कमिटी पे चले गए यूएनओ की, यूएनओ इसका सोल्यूशन निकाल देगा। यूएनओ ने एक सीज फायर कर दिया उस पर सन 1947-2014। आज तक वो हिस्सा पाकिस्तान के ही कब्जे में। और फ्री की बचिया पाई ना दान में, फ्री की बचिया जब पाई तो दान भी कर दिया। तो फ्री में पा गए थे तो चाइना को भी कुछ दे दिया, बोले तुम भी खाओ। अपनी होती तो क्या करते? तो उसकी तरफ नजर उठाते कहते उसकी बच्चियां भी खोल लेंगे हम, हमें बच्चिया की दोस्त नहीं है कोई, अकेली रहती है। लेकिन फ्री में पाई तो बोले तुम भी ले जाओ। तो उस हमारे हिस्से पर जबरदस्ती पाकिस्तान घुसाया, लेकिन भारत सरकार ने शराफत दिखाई और शराफत के चक्कर में युद्ध न लड़के हम चले गए यूएनओ इंटरनेशनल लॉ के चक्कर में। इंटरनेशनल लॉ होता तो कुछ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होती, कुछ मशीनरी होती, कुछ होए तो वहां। वो तो केवल खड़े खड़े चौधराहट दिखा जाते हैं, कुछ बता दिया तुम भी ऐसे रहो, तुम। हम शरीफ आदमी हमने काम मान लेंगे, उनने मानी नहीं आज तक। उस ऑर्डर में यूएनसीआईपी ने सबसे पहला ऑर्डर पाकिस्तान को भारत की टेरिटरी छोड़ने के लिए ऑर्डर किया कि वो भारत की टेरिटरी छोड़ दे। पाकिस्तान ने आज तक नहीं छोड़ा। क्या हुआ उस ऑर्डर का? क्या हुआ उस इंटरनेशनल लॉ का? कोई मतलब है उस इंटरनेशनल लॉ का? क्या करना था? अगर उसमें वाकई में मैकेनिज्म होती, मशीनरी होती, तो अभी 1 लाख सैनिक भेजकर पाकिस्तान का बॉर्डर घेर लेते और कहते कि इनका छोड़ो नहीं, हम तुम्हें छुड़वा रहे हैं। 1000 साल पहले, वो 99 साल का पट्टा हांगकांग का हो गया ब्रिटेन के साथ। हांगकांग ब्रिटेन के कब्जे में चला गया, ब्रिटेन ने उसको डेवलप किया, 99 साल कब्जा करके रखा उस पर। चीन ने कहा ये तो मेरा हिस्सा है, ब्रिटेन ने कहा वो चीन तो हमने पुरानी सरकार से लिया था इसलिए हम तुमको देंगे नहीं। चीन ने कहा नहीं दोगे हम युद्ध कर देंगे। ब्रिटेन ने कहा अच्छा हम जा रहे हैं। चीन ने कहा हम युद्ध कर देंगे, हम तो कब्जा कर लेंगे, मेरा तो 99 हो गया पूरा, हमारे पास फोर्स है, हमारे बगल में है, हमारे पास शक्ति, हम कर लेंगे, न जाओ तुम। इंग्लैंड ने कहा अच्छा ठीक है तो जा रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ कहां है? जहां ट्रीटी हुई थी, जहां पर वो हिस्सा लीज दिया गया था, उसको इंटरनेशनल लॉ कहां है? चाइना ने क्या युक्ति अपनानी थी? चाइना अगर इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होती तो उसने यूएनओ में जाकर कहना था कि ये हमारी ट्रीटी है, ये पैक्टा सन सर्वेंडा का फार्मूला है, इनको बोलो ये जाएं। उनको मालूम था ये जाने वाने वाले नहीं है और इंटरनेशनल लॉ से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा हम युद्ध कर देंगे और ले लेंगे, तुम जाओ। तो उसने कहा अच्छा तो जा रहे। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कहां गई सॉवरेनिटी की पॉलिसी? सॉवरेन कौन, नॉन इंटरवेंशन क्या, कहां है वो सब? चाइना ने मंगोलिया पर कब्जा कर लिया।
कहां गई वो पॉलिसी सारी? और चाइना कह रहा है मैं भारत पर भी कब्जा कर लूंगा। उसने अपने जितने भी मशीनरी है, फौज को ये कहा है कि 2 साल के अंदर युद्ध की तैयारी करो, युद्ध लड़ना है एक बड़ा। अब किससे किससे युद्ध लड़ सकता है वो? तिब्बत को तो हड़प चुका, ठीक। रशिया बहुत दूर है उनसे, अमेरिका बहुत दूर है उनसे। अब 2 उसके शत्रु हो सकते हैं आमने सामने, एक जापान हो सकता है, एक इंडिया हो सकता है, जो उसके बगल में लगे हुए हैं। मंगोलिया वो खाई चुका पहले ही, हमारे क्षेत्र को वो बहुत बड़े हिस्से में खाई चुका है, गिलगिट बाल्टिस्तान वो ले ही चुका है। किससे युद्ध करने जा रहा? भारत या जापान। अब भारत सरकार वहां डंडा अपना हिसाब किताब लिखे रहे और कहे कि यूएनओ चले जाएंगे अगर ये मेरे पास आए तो जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो चाइना के साथ हो जाएगा। एक रेड क्लिफ लाइन, फिर मैकमोहन लाइन, अब की बार बान की मून लाइन पड़ जाएगी। बान की मून आएंगे, कहेंगे अभी फिलहाल जहां पर हो वहां पर एक लाइन खींच लो, तो उस लाइन का नाम हो जाएगा बान की मून लाइन। हो गया। नहीं तो ओबामा बीच में आकर कुछ समझौता करवा रहे तो वो ओबामा लाइन हो जाएगी। वो लाइन बनाकर अमर हो जाएंगे, हम उस लाइन के पीछे रह जाएंगे, हमारा ऐसा चला जाएगा। इसलिए ये सब मामला कैसा है? ये सब मामला इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होने वाला नहीं है। ये सब मामला अगर गवर्न होने वाला है तो इंटरनेशनल रिलेशन से गवर्न होने वाला है। इसलिए इस पूरी विधि को इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमारे यूपीएससी के सिलेबस बनाने वालों ने इंटरनेशनल लॉ शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने कहा इंटरनेशनल रिलेशन रखो इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या, जैसे हमने कहा कि मेन सोर्स इंटरनेशनल लॉ का या इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या? ट्रीटी और कन्वेंशंस। G7, G8, G10, G20, G177, G100, G101, और इन्होंने जो कानून बनाया वो कानून हो गया इंटरनेशनल लॉ। रीजनल लेवल पर आसियान बिठा दिया, उसके अलावा सार्क बिठा दिया, बिम्स्टेक बना दिया, ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं। उससे भी पेट ने भरे तो अड़ोसी पड़ोसी नेपाल जाकर हम कहीं वहां मंदिर में घंटा चढ़ाएंगे और इधर कहीं समुद्र के किनारे कहेंगे कि तुम भी भाई हम भी भाई, उधर कहीं कहेंगे जाके भाई फेंसिंग लगा देते हैं, ये कर लो। दीज ऑल आर द, क्या है ये? दीज आर द रिलेशंस। पुर्तगाल के पास हमारा एक बंदी बंद था, पकड़ लिया उन्होंने अबू सलेम को। वेयर वॉज द इंटरनेशनल लॉ? वेयर वॉज द इंटरपोल? नहीं दिया उनने। तो हमने क्या किया कि हमारी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उनके साथ नहीं थी। उस समय की सरकार थोड़ी जागरूक सरकार थी। अडवाणी जी वहां चले गए और उन्होंने वहां जाके कहा भैया तुम इसका क्या करोगे, खाली पीली खिलाओगे, पड़ा हम ही खिलाने दो, हमारी जनता तो खुश हो जाएगी पकड़ लाए। उन्होंने कहा देखो मारना नहीं इसको तो दे सकते हैं। हमने कहा नहीं मारेंगे, जीवन भर खिलाएंगे उसको। हम उसको ले आए और तब से मुकदमा डिसाइड हो गया, सजा याफ्ता हो गया, लेकिन हम खिला पिला के उसको तगड़ा करें। अरे रहो यहीं। बस एक काम अच्छा हो गया कि मोनिका बेदी आजाद हो गई, वो अपने घर आ गई। बस इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाए। हाफिज सईद साहब, कुछ लोग उनको हाफिज सईद साहब कहते हैं, तो हाफिज सईद बंबई हत्याकांड का दोषी है और उस दोषी होने के बावजूद हमने सारे एविडेंसेस दे दी कि भाई ये दोषी है। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं दोषी मानते। वेयर इज द इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ तो ये कहता है कि भाई अगर एक दूसरे के कंट्री में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है, कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, कोई आतंकवादी आता है, कोई क्राइम करता है, तो उस कंट्री की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको दे दे, उसकी सॉवरेंटी को मेंटेन रखने में मदद करे।
पाकिस्तान कहता है कौन सी सॉवरेंटी, कैसा सॉवरेन? हम तो छोटे भाई बड़े भाई हैं, और छोटा भाई बड़ा भाई, फिर छोटा बच्चा नोचेगा नहीं बाल, उसको तो माफी मिलनी चाहिए। और फिर वो कहता बड़े भाई को बड़े भाई की हैसियत से सोचना चाहिए। बड़े भाई अगर बड़े भाई की हैसियत से सोचता है तो जम्मू कश्मीर का वो वाला हिस्सा हम पहले ले गए थे, बाकी भी हमको दे दे। थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए। नहीं, फिर उदारता के चक्कर में वो कहेगा कि अभी जम्मू कश्मीर आ गया है, भाई दिल्ली पर भी हम कभी बैठे होते थे। उदारता दिखाओ थोड़ी, दिल्ली में हमको दे दो। फिर कहेगा अब दिल्ली जब हमारे पास आएगी तो बाकी क्या बचा, क्यों परेशान हो, सब हम ही मैनेज कर लेते हैं, तुम क्यों कष्ट उठाओगे। व्हाट वाज इट? ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल लॉ का, ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस है और कुछ है नहीं। उन रिलेशंस को बहाल बनाए रखने के लिए कहीं कोडिफिकेशन कर लेते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन ही हमारे लिए सब कुछ बनते हैं। और वो रूल्स रेगुलेशंस मेनली ट्रीटी या कन्वेंशन से डिसाइड होते हैं। हम कहते हैं कि भाई सार्क कंट्री के हम हिस्से हैं और सार्क में ये कंट्री हैं, भाई हमारे तुम्हारे बॉर्डर इतने रहेंगे, हम तुम व्यापार ये करेंगे, हम टैक्स कम लगाएंगे, तुम्हारे आदमी हमारे यहाँ आएंगे, हमारे लोग तुम्हारे यहाँ जाएंगे, इलाज तुम्हारे यहाँ होगा और दारू हमारे यहाँ पिएंगे। ये सब हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। जो हमने बना दिया उसके बाद सामने वाला मना करता है तो हम कहते हैं ये सीमा पर हमने एक लाइन बनाई थी, इस लाइन पर उल्लंघन किया, इसलिए तुमने एक गोली चले, हम 4 चला देंगे। पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रेक किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार 14 बार हम गिनते रहते हैं लिखा पढ़ी में, और कहते हैं कि भाई 117 हो गए। और जब भी कोई बात आती तो हम कहते हैं पाकिस्तान ब्रेक द सीज फायर 117 टाइम्स। फिर एक दिन कभी सरकार का मूड खराब होता है, कहता है इसने 117 मारे, तुम एक ही बार में 117 मारे आओ। सरकार फिर जब बम गोले चला देती है तो वो कहते हैं दे ब्रेक द सीज फायर, कहते हैं इन्होंने सीज फायर तोड़ दिया। इसलिए हम सीधा सीधा युद्ध तो लड़ नहीं सकते, एक काम करते हैं कुछ लोग तैयार करके तुम्हारे भेज देते हैं, बम में बम 4 डाल देंगे, इतने में अपना काम हो जाएगा। और एक आदमी मर भी जाएगा तो क्या है, ये तो जन्नत जाने का रास्ता है। ये सब क्या है? ये सिर्फ संबंध हैं, और संबंधों को हम कैसे चलाना चाहते हैं ये है। अब संबंधों को बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि हम बाउंड्रीज नहीं मानते। एक किताब ऊपर से आई थी, वो किताब सब सर्व विदित है। ऊपर वाले ने जब झांक कर देखा था तो उसको पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही थी, इसलिए वो किताब तो सबके लिए आई है। जो उसको नहीं मानेगा वो जाए ऊपर, वो समझाएगा ऊपर जाकर, और जो मानेगा वो ऐसे माने जैसे हम बता रहे हैं। ठीक, ये इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन म्युनिसिपल लॉ में जो सैंक्शंस होती हैं, म्युनिसिपल लॉ में जो विधियां रहती हैं, वैसी विधि नहीं है इंटरनेशनल लॉ, और वैसी विधि इंटरनेशनल रिलेशन में भी नहीं लग सकती। वैसी विधि अगर लगानी हो तो विश्व युद्ध 3 हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अभी ओपेनहेम ने कहा कि द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज रिलेशंस लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस। अभी उनसे पूछा कि भाई सिविलाइज्ड नेशन कौन, तो उन्होंने कहा भारत और चीन तो नहीं है। यस इट वाज, उन्होंने कहा भारत और चीन तो सिविलाइज्ड नेशन है नहीं। सिविलाइज मतलब कौन, तो उन्होंने सिविलाइज की डेफिनेशन फिर अपने हिसाब से दे दी। सिविलाइज्ड मींस द नेशंस
वेयर देयर इज द गवर्नेंस ऑफ द चर्च, जहां पर चर्च का शासन चलता है वो सिविलाइजेशन है, क्योंकि सिविलाइजेशन तो चर्च ने ही बनाई है, इसके अलावा कोई सिविलाइजेशन नहीं है। ठीक। दूसरे गुट ने क्या कहा, उन्होंने कहा अच्छा चर्च में सिविलाइजेशन लाओ, इसी में 2-3 बम फोड़ देते हैं, सिविलाइजेशन खत्म। बोले अब बताओ कहां सिविलाइजेशन। तो ओपनहेम को फिर अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ी। उसने कहा ऑल द, सिविलाइजेशन की जगह कहा ऑल द नेशंस, या फिर और तीसरी जब उनका अमेंडमेंट है तो उन्होंने कहा मोस्टली नेशंस, ज्यादातर राज्य जिसको विधि समझते हैं वो सोर्स है, जो उनके ज्यादातर राज्यों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। तब उन्होंने ये कहा। क्या हो रहा है, ये सब संसार, सबका सब, पूरा वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड कुछ लोग अपनी मुट्ठी में चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपने रिलेशंस को तोड़ फोड़ कर मोड़ कर रखते हैं। और कोई कहता है कि ऊपर से किताब आई वो चलाएगा, कोई कहता है नीचे चर्च बन गया उससे चलाया जाएगा। बचे भारत वाले जिनके पास ना कोई बहुत बड़ी किताब है और ना ही नीचे चर्च है, वो कहते हैं नेचुरल जस्टिस इज द प्योर जस्टिस। जो नेचुरल जस्टिस है वही प्योर जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस से ही चलना चाहिए। नेचर क्या चाहता है, नेचर क्या कर रहा है, नेचर क्या चाहता था। इसीलिए भारत में पूजा पाठ की पद्धति शुरू हुई। किसकी पूजा, सूर्य की पूजा, मित्र की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पृथ्वी की पूजा, आकाश की पूजा और नदी की पूजा, नालों की भी पूजा कर डाली। अरे नाले भी तो कुछ काम कर रहे हैं ना, तो नालों की भी पूजा कर डाली। कहीं पत्थर दिखाई पड़ा और लगा कि यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, शांति की जगह शांति बनी रहे, तो उन्होंने कहा भगवान शांत रखो। तो हमने पत्थर भी पूज डाले, पेड़ भी पूज डाले, फल भी पूज डाले, इंसान भी पूज डाले, सबको पूज के देख लिया, लेकिन कहीं सोल्यूशन मिला नहीं। सोल्यूशन कहां मिल सकता है? अभी बारूद का बम उठाकर जितनी जिनकी जिनकी किताबें चलती है ना, उन सब किताबों को फूक डालो, काम हो जाए खत्म। कहें लो नई किताब, नया पेन और नई क्लास, इसकी परीक्षा क्वालिफाई करो, इसमें हम नोट्स हम लिखवा रहे हैं। केवल वही हो सकता है और इसके अलावा नहीं हो सकता। अब वर्ल्ड में जो रिलेशंस हमने बनाए ना, वो ये बात तो समझ में आई, कोई लॉ शॉ नाम की चीज बहुत बड़ी यहां नहीं है, लेकिन रिलेशंस बनाए तो सबने कैसे बनाए? अपने अपने हित में देखते हुए कि मेरा हित इन रिलेशन से कहां सदता है, और जहां कहीं भी मेरा हित यहां बरकरार है वहीं पर हम करेंगे। इसलिए हमने अपनी अपनी बात करनी शुरू करी। अमेरिका ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोल दिया। आपको मालूम है कि यूएसए पूरे संसार पर क्यों प्रिवेल कर रहा है? दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि बहुत रिच लोग हैं, तो वो तो इनको इकोनॉमी पता लग गई कि सब अंदर से खोखला खोखला है, कुछ है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं ये, डेबिट कार्ड तो है ही नहीं इनके पास। जानते हैं ना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के खर्चों में क्या फर्क होता है? डेबिट कार्ड तो अमेरिकन रखते ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे चलते, पहले उधार लेते हैं फिर उधार की वापसी करते हैं। डेबिट कार्ड वाले पहले जेब में रखते हैं, उससे खर्च करते हैं। तो भारत वाले सारे डेबिट कार्ड चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड यहां पर बड़े कम लोग चलाते हैं। वो क्रेडिट कार्ड का आजकल के जमाने में पिछले 5-7 साल में इतने घोटाले हो गए कि आज किसी से कह दो क्रेडिट कार्ड ले तो हाथ जोड़ लेता, कहता नहीं चाहिए, 3 रुपए निकालेंगे 300 बिल भेजोगे। इकोनॉमी तो उनकी पता लग गई। दूसरा, डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इसलिए लोग माने। डिफेंस स्ट्रांग होने पर वो एशिया में तो हमला नहीं कर सकते, कितनी भी स्ट्रांग हो, जब तक लोग दूसरे माने नहीं, सारा ना मिले, तो वो भी फॉर्मूला नहीं चल सकता। बहुत होशियार लोग हैं,
बड़ा बुद्धि रखते हैं, अगर बहुत बुद्धि रखते तो नासा में भारतीय ने भर लेते, और बहुत बुद्धि रखते तो अमेरिका पूरा खिचड़ी न बन जाता, सब संसार का आदमी वहां जाकर बच गया। अमेरिका का अपना क्या, अपना तो कुछ है ही नहीं, सब अफ्रीकन एशियन भरे, यूरोपियन भरे, मिल गया, अमेरिका बन गया। अब क्या कारण है कि वो पूरे संसार को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं? कोई कारण बता सकते हैं? देखने में लगता बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट अमेरिका नो डाउट है, लेकिन यूएसए कितना बड़ा है? हम यूएसए की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका तो बहुत बड़ा है वाकई में, कनाडा भी आता है उसमें, मैक्सिको भी आता है उसमें, लैटिन अमेरिका भी आता है उसमें। बात यूएसए की चल रही केवल। अमेरिका तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यूएसए हम पूरे अमेरिका से इन्फ्लुएंस में नहीं, कनाडा से इन्फ्लुएंस में नहीं है, मैक्सिको से इन्फ्लुएंस में नहीं, लैटिन अमेरिका से नहीं है, हम केवल यूएसए से। आखिर यूएसए इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा? कब सोचने की कोशिश की? यूएसए जो है वो कोई एक कंट्री नहीं है, उसमें 50 कंट्रियों ने मिलकर एक यूनियन बनाई, जिसको उन्होंने यूनाइटेड स्टेट कहा ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर कुछ स्टेट्स ने मिलकर अपने यूनाइटेड रूप से एक बनाया, उनको यूनाइट करके। और यूनाइटेड जो उन्होंने बनाया ना, सारे कंट्रियों को मिलाकर, सारे स्टेट्स को, इंटरनेशनल लॉ में कंट्री को स्टेट के नाम से जानते हैं, तो एक बनाया। अब केंद्र के पास काम क्या है? डोमेस्टिक काम तो सारे स्टेट देखेंगे अपना अपना अंदर अंदर, केंद्र क्या देखे? केंद्र के पास है फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन। स्टेट पावरफुल है, स्टेट के पास सारी शक्तियां हैं, स्टेट सॉवरेन टाइप के हैं, वो शेयरिंग सॉवरेनिटी है। अब बचा सेंट्रल। उनके कभी मिनिस्ट्री देखी है? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, कुछ नहीं होता। सेक्रेटरी होते हैं, वो भी कैसे? मेन उनका आदमी है फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी का काम क्या? फॉरेन सेक्रेटरी का असिस्टेंट 25, 30, 40 रहते हैं, बहुत लंबी संख्या उनके पास। तो उन्होंने कहा दिस इज फॉरेन सेक्रेटरी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब इनको लड़ाने के लिए सफिशिएंट है। इनका काम सिर्फ इतना है कि भारत पाकिस्तान को कैसे लड़ाना है, इतना काम इनने करना और कुछ नहीं करना। ठीक। फिर उन्होंने कहा फॉरेन सेक्रेटरी फॉर अफगानिस्तान एंड इराक, बोले तुम इराक और अफगानिस्तान देखना, इनको कैसे लड़ाना है ये सोचो। ऐसे उन्होंने बहुत सारे सेक्रेटरी बिठाकर सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स में खेलना शुरू कर दिया, और इंटरनेशनल अफेयर्स में इतना खेले कि आज पूरा संसार उनकी तरफ सबसे पहले देखता है। क्यों? क्योंकि वो बीच के दलाल है, सब काम बीच में पड़ के वो करते हैं। तो लोग कहते हैं तुम इंटरवेंशन कर दो भाई, मेरी पंचायत करवा दो, तुम आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। वो सबके रिलेशंस को रिडिफाइन करते हैं, वो सबके रिलेशंस को रिडिफाइन करते हैं, किसी का भी रिलेशन हो। और जिनके रिलेशन वो रिडिफाइन नहीं कर पाते, हल्का कंट्री है तो खा जाएंगे, बड़ा कंट्री है तो दोस्ती कर लेंगे। हमारे ऊपर प्रेशर डाला, WTO पे साइन कर दो, हमने कहा नहीं करेंगे। बोल नहीं, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, तुम कैसे कर दोगे, तुम पुराने दोस्त हो। अफगान हमसे कहा कि हमको पोर्ट दे दो फ्यूल लेने के लिए, हम इराक पर हमला करेंगे, अफगानिस्तान पर हमला करेंगे। हमने कहा नहीं नहीं, हम नहीं देते। उन्होंने तुम तो मेरे दोस्त हो। उन्होंने कहा पाकिस्तान से दे दो, पाकिस्तान ने कहा नहीं देते, बोले लादेन तुम्हारे यहाँ है, हमको मालूम है। तो 2-4 बम डाले तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। कैसे डिफाइंड हो रही है, कैसे रिफाइंड हो रहे हैं ये रिलेशंस? शक्ति से। तो जहां वो शक्ति लगा सकते हैं वहां शक्ति लगाते हैं, जहां पर वो संबंध बना सकते हैं वहां संबंध बना सकते हैं, जिसके सामने झुक सकते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने एक काम करना है कि पूरे संसार को इन्फ्लुएंस में अपने कैसे लिया जाए, और उसके लिए पूरा सेंट्रल उनका सिर्फ यही काम करता, कोई काम ही नहीं करता। आप सोचो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर है
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस युद्ध लड़े, बस युद्ध के लिए इतने सैनिकों की तैयारी करें, नहीं। इंटरनेशनल अफेयर्स में वो करे, हमारा तो एक इंटरनेशनल अफेयर मिनिस्टर बनता है, वो भी विचार नहीं कर पाता, उन्हें तो बहुत सारे काम दे रखे हैं, सब जगह इधर उधर उथल पुथल करता रहता है, उसका काम ही है सिर्फ वॉच करना। फिर वो सिलेबस बनाता है, साउथ ईस्टियन नेशंस सिलेबस में चलता है उनका, यानी कि वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे हमारे यहाँ का व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर सके, कैसे इनको नचा सके। वो इसलिए अपने यहाँ सिलेबस में चलाकर वो सारी चीजें बताते हैं जो एसेंशियल हैं, और सिलेबस में चलाकर आदमी तैयार हो, उसमें से एक आध फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा कुछ और काम करेगा, लेकिन समझ तो होगी उसको कि कैसे चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसलिए अमेरिका में आप बहुत लोगों ने सर्वे किया और कहा कि भाई भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन जानते हो? कहता नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसने साउथ ईस्टियन नेशन या साउथ ईस्ट नेशंस इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नहीं पढ़े थे। उससे पूछो इजराइल जानते हो, तो वो अगर इजराइल वाला है तो इजराइल की सब कहानी बता देगा अंदर की, कहेगा मैंने तो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध कैसे करवाना है, उनके बीच झगड़ा कैसे करवाना है ये पढ़ा, मैंने भारत पाकिस्तान में नहीं पढ़ा, वो दूसरे डिपार्टमेंट उधर में लेंगे, वो बताएंगे। वो पूरे संसार की कहानी जानते ही नहीं है, जानना चाहते ही नहीं है। उनको तैयार कर दिया गया कि तुमको ये इस कंट्री के बीच में काम करना और इनके बीच में काम करना, बस तुम इतना काम कर रहे हो, बाकी हमको बता दो, हम सब कर लेंगे। इसलिए वो पूरे संसार पर प्रिवेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह घुसे हुए हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री सिर्फ इसलिए बना रखी है कि कैसे किसको झगड़ा करवाना, किससे दोस्ती करनी, किससे नहीं करनी। इसके अलावा उनका जो डिफेंस है ना, डिफेंस आज की तारीख में भारत पूर्ण रूप से अनसिक्योर है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा बनता चला गया, सारी खबरें, एक एक न्यूज अमेरिका के पास है, हमारी एक एक गली के अंदर हैंडपंप लगा है वो भी अमेरिका के पास है, यहां पर हैंडपंप लगा है इतनी दूरी पर। आप आज की तारीख में जीपीएस इस्तेमाल कर लीजिए गूगल का, वो आपको बता दे इतने किलोमीटर बाया ये और इतने किलोमीटर बाया ये, आपको किलोमीटर गिन के वो उस बिल्डिंग का नाम बता देता है कि तुमको वहां जाना है तो कितने किलोमीटर पर पड़ेगी और कितना टाइम लगेगा। कार से हो तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से हो तो कितना टाइम लगेगा, प्राइवेट वाहन से हो तो कितना टाइम लगेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, और कितनी ट्रैफिक किस रोड पर रहती है उनको यह भी मालूम है। भारत की कोई भी चीज छुपी नहीं है। क्यों? अरे हम बड़े हृदय के लोग हैं, बड़े हृदय के, ट्रांसपेरेंसी है भारत में, और ट्रांसपेरेंसी है तो हम सारी बातें बताते हैं भाई, शेयर करते हैं। हम बड़े दिल के लोग हैं, छुपाना छुपाना क्या है, ये तो सब छोटे मोटे बच्चों का काम है, छुपा छुपा के रखें। हम बड़े लोग हैं। ये समझ में आया ना, इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ चलता कैसे, इसका अपना सिस्टम क्या है, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, संबंध कैसे बनेंगे। रिकॉग्निशन एक उसका अच्छा साधन है कि कैसे किसी दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे हम, किसी दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि मान्यता कैसे देंगे कि वो कंट्री है कि नहीं है। सक्सेशन, अगर कंट्री बन गया तो उसमें प्रॉपर्टी शॉपर्टी है, उसका सक्सेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हम करेंगे। अगर कहीं किसी ने शरण ले रखी है तो उस शरणार्थियों के लॉ क्या हैं, रिफ्यूजीज की विधियां क्या हैं, एसाइलम की विधियां क्या हैं, नहीं, उन पर हम काम करेंगे। अब बचा समुद्र, तो इंटरनेशनल लॉ ऑन सी, सामुद्रिक संबंध कैसे बनेंगे, समुद्र का कैसे शेयर करोगे, कौन कौन इस्तेमाल करेगा, और उसके अंदर के हीरे जवाहरात कौन कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा, इस पर लॉ ऑफ सी हमको देखना है। ट्रीटियां अगर हम कर रहे हैं तो ट्रीटियों में कैसे संबंध स्थापित होते हैं वो हमने देखना है। और अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमने इन कामों को रिजॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अगर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस का फंक्शन क्या है और उनकी ड्यूटी क्या है, उनके पदाधिकारी कौन कौन है, उनकी नियुक्तियां कैसे होती, कहां होती, क्यों होती, ये सारी चीजें हमने
करनी है। ठीक, अब बचा ह्यूमन राइट। तो हमने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाई ह्यूमन राइट का क्या होगा, तो हमने कहा ठीक है वो भी डिसाइड कर लेंगे। व्यापार कैसे होगा, तो हमने कहा यूएन सेक्रेटरी भी बना लिया। ऐसे हमने बहुत सारे विषयों पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं कि भाई इंटरनेशनल पोस्ट डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, सिविल एविएशन कैसे सिविल एविएशन कैसे काम करेगा। सिविल एविएशन मतलब हवाई जहाज वाला, कैसे एक कंट्री का जहाज दूसरे कंट्री में जाएगा, कब चलेगा कब रुक जाएगा, कभी कभी बर्फ पड़ जाती है तो कैसे बोलेगा, ये सब उसमें पढ़ना है। तो लॉ ऑफ एयर और लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ लैंड, बाउंड्रीज, इंटरवेंशन, एसाइलम, एक्सट्रेडिशन, सक्सेशन, रिकॉग्निशन। अरे सक्सेशन नहीं करेगा, पाकिस्तान अलग हो गया तो कुछ प्रॉपर्टी सक्सीड करेगा, ठीक। फिर इंटरवेंशन, अब डिस्प्यूट पैदा होंगे तो मुकदमेबाजी कैसे होगी, उसके लिए भी हमने कुछ बनाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भाई तुम भी कर लो अपने अरमान पूरे। हमने कहा क्राइम श्राइम करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना दी, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल को कैसे ट्रीट करोगे, वो भी कर लो, ठीक। अब बचा सब कुछ, ये जितना पंचायत चल रही ना वो सब इसलिए ह्यूमन राइट बचाने के लिए। तो हमने कहा भाई ह्यूमन राइट पे भी डिक्लेरेशन 2-4 कर डालते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ये सब क्या, ये सब मिल के बना इंटरनेशनल लॉ। लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ किस लिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के लिए। इतना काम हमने करना